जय हिंद मेडिया स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और डीलिड फर्स्ट ईयर की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सेशन अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए आज की सफर शुरुआत किया जाए F10 से। जी हाँ, आपको नेक्स्ट डे में F10 का एग्जाम है और F10 में आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट टाइप में, 1 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आएगा। यानी कि 5 क्वेश्चन 5 नंबर वाला होगा, 5 नंबर यानी कि 25 नंबर, और एक होगा लॉन्ग, एक मतलब 10 नंबर वाला। 35 नंबर का प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में 6 होंगे। आइए तो F10 यानी कहने का मतलब है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, यानी कि ईबीएस पेडागोजी है। ये क्या है? ईबीएस पेडागोजी है। सबसे पहले आप लोग के लिए गुड न्यूज है कि आप लोग का जो है सेकेंड ईयर का बैच अनाउंस हो चुका है। वो क्लासेस आप लोग का 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी उसमें ऑफर चल रहा है और ऑफर आपका 15 अगस्त तक लास्ट है। आप में से जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो जरूर ही एप्लीकेशन पे विजिट करके आप एडमिशन ले लीजिए और वहां से इंफॉर्मेशन के लिए आप हेल्पलाइन नंबर टीम से बात कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन यहां से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के मुख्य उद्देश्यों का सविस्तार प्रकाश डाले। प्राथमिक यानी कि आप 1 to 5 क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें पर्यावरण का क्या उद्देश्य है, इसको कैसे आप समझा पाएंगे? ऐसे नहीं कि आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, उससे क्वेश्चन बना दे रहे हैं, बच्चे भी अच्छे बना दे रहे हैं, नंबर अच्छा एग्जाम में ला दे रहे हैं, तो बच्चा पर्यावरण सीख गया ना। पर्यावरण तो तब सीखेगा वो जब पर्यावरण से वह जुड़ेगा और पर्यावरण में वो बेहतर समझेगा उस चीज के बारे में। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईबीएस का शिक्षण बच्चों को उनके वास्तविक जीवन रियल लाइफ से, आसपास की दुनिया से गहराई से क्या होता है, जोड़ने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है कि जिस माध्यम के तहत बच्चों को हम जोड़ पाए, जिस माध्यम के तहत हम बच्चों को जोड़ पाए पर्यावरण से, वैसे करके आपको पढ़ाना है। यानी कि उसके दिमाग नहीं, उसके दिल तक पर्यावरण को उतारना है। शिक्षाविदों, जो शिक्षाविदों मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा पर अपना विचार देने वाले फिलोसफर, सब उसको शिक्षाविदों कहा जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनसीएफ के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है। एनसीएफ तो वैसे भी मानती है कि किसी भी विषय या भाषा का जो पढ़ाई होगा वो केवल बच्चों को उससे आप ज्ञान देने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए भी पढ़ाते हैं, ताकि वो बाहरी दुनिया से जुड़े और अपनी सीखने वाली ज्ञान को और बेहतर करे वो। ओके, राइट। अगले कह रहा है कि ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों में प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के प्रति एक समग्र समझ आए, कि बच्चों में प्राकृतिक समझ आए कि पेड़ लगाने से क्या उसको बेनिफिट है, आने वाला कल के पल कैसे होने वाले हैं, इसकी जानकारी बच्चों को हो। केवल उसके बेनिफिट ही नहीं, आप उसके बारे में तमाम चीज बताएंगे जो उसके ही नहीं आने वाले वंश के भी काम आएंगे। ऐसी बातें बच्चों को सिखाएं कि हम लोग के दादा परदादा पेड़ लगाएं, जिसका फल हम लोग के पिताजी खाएं, हम लोग के पिताजी और हम लोग मिलकर के पेड़ लगाएंगे, उसका फल तो हम लोग खाएंगे ही खाएंगे, आने वाला वंश भी खाएंगे। उसके कई फायदे हैं, नुकसान कहीं नहीं, फायदे ही फायदे। सोचे कैसा कार्य है ये। तो प्राकृतिक से, सामाजिक रूप से, समाज के लोगों से सीखिए। और सांस्कृतिक, हम लोग का सांस्कृतिक क्या कहता है, इसको सीखो, सिखाइए, वाकिफ करिए, इसके प्रति समग्र और समझ, गहरी संवेदनशीलता बहुत ही डेप्थ लेवल में पढ़ाइए, विकसित करना है। प्राथमिक स्तर पर इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या? पहला, इसे कहते हैं बुलेटिन पॉइंट। परिवेश की वास्तविक समझ होना चाहिए। जिस परिवेश में बच्चा रह रहा वहां का वास्तविक समझ आएगा, रियलिटी से वाकिफ होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चों को उनके भौतिक और सामाजिक परिवेश जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, परिवार, आस पड़ोस और समुदाय, इससे क्या होता है, उसको वास्तविक समझ आए, वाकिफ हो उससे, जुड़े उससे, और जुड़े तो बेहतर सीखे उससे, राइट ना।
इससे जुड़े रहे। कहते हैं कि धरती से अगर इंसान ताल्लुक रखे तो आकाश में उड़ने की इच्छाएं चाहे अपार हो, जमीन पर आ जाने की इच्छाएं उससे भी कहीं ज्यादा ही होती है। मतलब आप धरती से जुड़े रहेंगे तो आप कितनों ज्यादा आप ऊपर जाएंगे, आप विचलित नहीं हो पाएंगे, ना घबराएंगे। आप धरती से जब जुड़े रहेंगे तो अपनी वास्तविकता से, आस पड़ोस से, समाज से, संस्कृति से, सबसे से वाकिफ रहेंगे तो आप कितनों अमीर हो जाएंगे, कितनों बड़ा आप व्यक्ति बन जाएंगे। फिर भी आप छोटे छोटे कार्य को छोटा नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे कार्यों से क्या होता है, वाकिफ रहेंगे और खुद से कर करके प्रकृति को और निखार लाएंगे। से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना ताकि वो अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सके, जो भी समझाएं आपको। दूसरा, अवलोकन और करेंगे अन्वेषण कौशल का विकास। अवलोकन करना, क्या आपने क्या सीखा और क्या अभी और सिखाना है, हमने कितना अभी तक पाया और हमें क्या और पाना है। इससे अवलोकन और अन्वेषण कौशल का विकास करना बच्चों में सबसे बहुत अच्छी लेवल की प्राथमिकता होती है। बच्चों में अपनी आसपास होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखने, उनके बारे में सवाल पूछने, आगे वर्गीकरण करने और अन्वेषण करने, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, विभिन्न गुणों को समझना, अन्वेषण करना कि प्राकृतिक क्षमता का विकास होता है। जैसे कभी कभी बच्चों को खेत में ले जाया करिए ताकि वो फसल देखे, कल को ये ना कहे कि खाना जोमेटो से आता है, वो समझे कि हाँ अनाज जो है वह खेत से आता है और वही अनाज जो है वह फिर हम लोग के खाने तक पहुंचता है पकने के बाद। ये बच्चे समझे, उससे वाकिफ हो, उससे समझ उसका डेवलप हो उससे। कर दिया आगे ना, कितना देखिए तो किसी बोलना होगा। चलिए आइए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहां से, संवेदनशील और जागरूकता, इसको प्रति बच्चों को सजग होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, ऊर्जा की बचत और बढ़ते प्रदूषण जैसे कि गंभीर मुद्दों के प्रति प्राथमिक स्तर से इससे ही क्या होता, जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव पैदा होना चाहिए। ज्ञान का बाहरी जीवन से जुड़ाव, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को मोहल्ले समाज की बाहरी जीवन से क्या होता है, जोड़ करके चलना है, ताकि बाहरी जीवन से जब जुड़ाव रहेगा तो बेहतर बच्चा सीखेगा उसको। रटंत प्रणाली को खत्म करना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग प्रक्रिया को बढ़ावा देना, लर्निंग बाय डूइंग प्रक्रिया को बढ़ावा देना। सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास, विविधता का सम्मान करना, समानता, न्याय, सहभागिता, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ताकि बच्चों को समाज से मन लगे और सामाजिक मानवीय मूल्यों का विकास करे। ये समाजीकरण का मतलब वही नहीं कि आप केवल बच्चे समाज में घुल मिल के रहें। पर्यावरण का मतलब भौतिक और सांसारिक दोनों होता है, मानवीय भी होता है। समस्या समाधान क्षमता अच्छा हो, बच्चों को दैनिक जीवन की छोटी छोटी पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं को
पहचानने और उनके क्या करने, तार्किक समाधान सोचने के लिए वैचारिक रूप से प्रेरित करना है। निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष करा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क में केवल तत्वों को भरना नहीं, बल्कि उन्हें एक जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आकार देना। यह विषय उनके अपने परिवेश के साथ साथ सामंजस्य कैसे बैठाएंगे उस परिवेश के साथ साथ में, प्रकृति के अमूल्य संसाधनों का सम्मान करने, एक सुरक्षित तथा सतत भविष्य के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए वैचारिक एवं व्यवहारिक दोनों रूप से तैयार करता है। और ये तैयार जीवन में आने वाला कल बेहतर होता है बच्चों का, उसी पल के लिए अभी मेहनत करेगा वो। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के मुख्य बिंदुओं का विवरण करिए। NCF ने EVS के संदर्भ में क्या मुख्य बातें कही, क्या विवरण है इसका, चलिए स्पष्ट करिए। पहला यहां कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐसी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी दस्तावेज है जो पर्यावरण अध्ययन EVS के शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005 ने रटंत विद्या, क्या बाबू, रटंत विद्या को समाप्त करने और बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। रटंत विद्या को खत्म करिए और बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़िए और जो किताबी भाषा है उससे उसको बाहर निकालिए। रटंत मन नहीं बनना है उसको, विशेष जोर दिया। NCF 5 द्वारा कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए दिए गए मुख्य बिंदु और सिफारिशों निम्नलिखित टाइप के हैं। कैसे टाइप के हैं? पहला, विद्यालय ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, राइट। NCF 2005 का सबसे प्रमुख सिद्धांत यह है कि कक्षा में दिया जाने वाला ज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होना चाहिए। बच्चों के विद्यालय जीवन को उनके घर, पड़ोस और बाहरी दुनिया के वास्तविक अनुभवों के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वास्तविक दुनिया से जुड़ के चलेगा, कल होकर के बेहतर समझेगा वो। आगे, एकीकृत दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसा होगा। NCF ने सिफारिश की है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा। पर्यावरण कोई अलग विषय नहीं है, वो सिर्फ बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है वो, बल्कि इसे भाषा और गणित के माध्यम से ही एकीकृत रूप से सिखाया जाता हो। एकीकृत मतलब एक ही रूप से, जैसे भाषा और गणित सिखाते हैं वैसे ही पर्यावरण भी सिखाना। पर्यावरण सिलेबस का अलग टॉपिक नहीं है, वो उसी टॉपिक है पर्यावरण में, यानी गणित और भाषा का ही है। कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5, ताकि बच्चा आंगनबाड़ी के बाद आएगा कक्षा 3 में 2 में, तो उसमें क्या होगा, वो वहां से आगे बढ़ेगा, वहां से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की एकीकृत रूप को प्रस्तुत किएगा, यानी कि सबको जोड़ के चलेगा, किसी को तोड़ के नहीं चलेगा, सबका जोड़ेगा तभी रहेगा बेहतर। आइए अगला माते बाबू नेक्स्ट में, विषय वस्तु, थीम कैसा होना चाहिए। क्या थीम है, मेन ओरिजिनलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, थीम क्या है। NCF 2005 ने EVS पाठ्यक्रम को परंपरागत विषय टॉपिक्स के बजाय 6 मुख्य थीम पर आधारित किया है। पहला, परिवार और मित्र, ये थीम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। परिवार और मित्र। दूसरा, भोजन। तीसरा, करेक्ट, आश्रय या आवास, कैसा होना चाहिए, आश्रय या आवास। और जल, यात्रा और चीजों को हम जानते हैं, हम बनाते हैं और करते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ये 6 चीजों पर पकड़ बनाए तो क्या हुआ, वो प्रकृति से जुड़ पाएगा। ये 6 चीजों से पकड़ बनाएगा तो प्रकृति से जुड़ पाएगा। परिवार और मित्र से पहला, दूसरा भोजन से, तीसरा आवास से, फिर जल से, यात्रा से, और चीजों जो हम बनाते हैं उसे करते हैं लर्निंग बाय डूइंग करके। अगला, रटंत प्रणाली का विरोध, ये पूरा विरोध हुआ, पहले भी हुआ, कल भी था, आज भी विरोध था। वह रूपरेखा बच्चों को परिभाषाओं, तथ्यों और सूचनाओं को रटने की पूरी तरह से क्या होता, हतोत्साहित करती है कि आपको रट के नहीं पढ़ना है। और हतोत्साहित करना, उत्साहित नहीं, हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है ये, कि आपको रट के नहीं पढ़ना, कोई भी चीज को समझ के पढ़िए। समझिए आखिर वो सर पढ़ा क्या रहा है। सर पढ़ा रहे हैं कि पर्यावरण में NCF का क्या योगदान है, NCF होता क्या है, क्या आपने योगदान दिया पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को, समझिए बातों को, तो आपको ज्यादा देर तक दिमाग में रहेगा और उसे बहुत अच्छा आप समझ करके बेहतर आगे भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं।
इसके बजाय यह समझ विकसित करने, अवलोकन करने और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर क्या देता है? बल देती है। सक्रिय भागीदारी और अन्वेषण, बच्चों को प्रश्न पूछने, चर्चा करने, प्रयोग करने, अपने परिवेश का अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त अवसर और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए, फैसिलिटेटर की तरह, सुविधादाता। टीचर क्या है? वो फैसिलिटेटर है, सुविधादाता, वो केवल सुविधा प्रदान करते हैं। बच्चे उसी सुविधा के तहत क्या करते हैं? सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण एक ऐसी आनंददायी और जीवन तरह की जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए जो बच्चे को उसके वास्तविक परिवेश के साथ सक्रिय रूप से जोड़े। यह रूपरेखा इस बात पर दृढ़ता से बल देती है कि पर्यावरण शिक्षा को कक्षा की चार दीवारी और किताबों तक सीमित रूप से क्या करना नहीं रखना, उसको मुक्त करना, उसे बच्चों के दैनिक जीवन, अनुभव और सामाजिक प्राकृतिक संदर्भों का एक अभिन्न अंग बनाया जाए, ताकि एक संवेदनशील पीढ़ी का निर्माण हो सके और बच्चे उससे कुछ सीख सके। कि आपको बाहरी दुनिया से जोड़ करके चलाए, बच्चों को सिखाएं कि पर्यावरण वो नहीं जो किताबों में पढ़ते हैं, पर्यावरण वो जो भावों में आ जाए, भाव विचार से पर्यावरणीय हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा बीसीएफ 2008। एनसीएफ पूछेगा ही पूछेगा, बीसीएफ भी पूछेगा। एनसीएफ जहां है वहां बीसीएफ है। महज 3 साल का छोटा है, लेकिन है तो है। ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित किन बातों की सिफारिश की गई है? चलिए समझिए इसको। बीसीएफ की बात करें। आयो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों के आलोक में बिहार राज्य के स्थानीय, जो बिहार के स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक और करके सांस्कृतिक संदर्भों को विशेष ध्यान में रखते हुए बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा बीसीएफ 2008 का निर्माण किया गया। बीसीएफ 2008 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षण को राज्य की जमीनी हकीकतों से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई, जो निम्नलिखित होती है कि क्या क्या, जिसे एनसीएफ आपने पढ़ा उसी तरह से बीसीएफ है। बीसीएफ कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षण को राज्य की जमीनी हकीकतों से बच्चों को बेस से जोड़ना है, ताकि बच्चा ज्यादा सीखे, बेहतर कल हो उसका। जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों की गई है जो निम्नलिखित है। पहला सिफारिश क्या है समझिए। पहला है स्थानीय संदर्भों और परिवेशों को प्राथमिकता देना। स्थानीय संदर्भ जो होता है उस परिवेश को प्राथमिकता देना। बीसीएफ 2008 इस बात पर विशेष बल देता है कि पर्यावरण अध्ययन की विशेष वस्तु बिहार के स्थानीय परिवेश जैसे गांव, कस्बे, शहर को वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए, जो रियलिटी है। बिहार में अगर कोई घटना है तो बिहार की चर्चा होना चाहिए उसमें, और बिहार के पर्यावरण में वही चीज पढ़ाइए जो बिहार की रियलिटी है। अब ये नहीं कि बिहार के गांव के हालात कुछ और है, किताबों में कुछ और पढ़ा दीजिए बच्चे को, ऐसा नहीं करिएगा। बच्चों को उनके आसपास मौजूद क्या कहे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से ही शिक्षा दी जानी चाहिए, राइट ना, ताकि वो स्थानीय चीजें परिवेश में समझे। राज्य की भौगोलिक और प्राकृतिक चुनौतियों की समझ होनी चाहिए। राज्य की भौगोलिक और प्राकृतिक जो चीज होता है उससे उसको समझ आना चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जो हर साल बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक घटनाओं से, आपदाओं से का सामना करता है। ये बीसीएफ 2008 सिफारिश करता है कि ईवीएस के माध्यम से बच्चों को इन स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियों, नदियों के बदलते स्वरूप, आपदा प्रबंधन के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक किया जाए कि आखिर ये जो घटनाएं होती है बिहार में, प्राकृतिक घटनाएं, इस सबको किताबों से जोड़िए। किताबों में बाढ़ के बारे में, सूखा के बारे में या प्राकृतिक आपदा के बारे में सिखाया जाएगा तो बच्चा ज्यादा ज्ञान से वाकिफ होगा और बेहतर सीखेगा। स्थानीय कला, संस्कृति और शिल्प का समावेश कैसा होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन को केवल विज्ञान तक सीमित न रख करके इसके
इसे बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, स्थानीय लोकगीत, त्योहार जैसे कि छठ पूजा और पारंपरिक हस्तलिपि से भी क्या होता है, गहराई से जोड़ा जाना चाहिए। ताकि क्या होता है, बच्चा उससे जुड़ेगा तो अपनी संस्कृति को, पारंपरिक रूप को समझेगा और फिर आने वाला कल एक बहुत अच्छी सच्ची निर्माण करेगी नागरिक का, और वो अपनी परवरिश आने वाला जो वंश होगा उसको बहुत अच्छा से कर पाएगा। उसको बहुत नॉलेज है, ज्ञान है अपने त्योहारों का, पारंपरिक हस्तलिपि का। आइए, एकीकृत और बाल केंद्रित उपागम कैसा होता है। एनसीएफ 2005 के तहत ही बीसीएफ 2008 भी प्राथमिक कक्षाओं 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने का वकालत करता है कि भाई इसको अलग मत करिए, ये अलग करिएगा, पर्यावरण विज्ञान अलग, पर्यावरण अध्ययन अलग, पर्यावरण शिक्षा अलग नहीं, सबको एक के साथ पढ़ाइए, एक के साथ जोड़ के पढ़ाइए, पढ़ाने का वकालत करता है। जहां बच्चा स्वयं ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, खुद से सीखता है, एक्टिव लर्नर होता है वो। टीचर क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। अगला मैं एक नेक्स्ट क्या करा, भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण। ऐसा समाज का निर्माण जो क्या हो, भेदभाव मुक्त हो। डायग्राम सब में बनाना है, डायग्राम बनाना ना भूले, आपको पॉइंट जहां भी आएगा डायग्राम बनेगा। पाठ्यचर्या में ऐसे प्रसंगों को शामिल करने की सिफारिश की गई है जो बच्चों में जाति, धर्म या लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ संवेदनशीलता, समानता की भावना विकसित कर सके। क्या कर सके कि बच्चों में ऐसा संवेदनशीलता है, और खास करके जो धर्म, जाति, मजहब, लिंग के आधार पर होने वाले जो भेदभाव होते हैं, उसके खिलाफ में, उसके अपोज में संवेदनशीलता और समानता की भावना विकसित करे। ये सब गलत हो रहा है, वरना कोई ऐसा नेता आएगा जो धर्म के नाम पे लड़ाएगा और वोट लेकर के फिर उल्लू बनाएगा। आइए, विकास पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 बीसीएफ 2008 पर्यावरण अध्ययन को एक ऐसे व्यवहारिक उपकरण के रूप में स्थापित करती है जो बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। यह रूपरेखा सुनिश्चित करती है कि बच्चे न केवल वैश्विक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों को समझे, बल्कि मुख्य रूप से बिहार के स्थानीय भौगोलिक स्थितियां, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के प्रति भी क्या हो, जागरूक रहे, अपनी योगदान समझे कि वह कितना बेहतर है, गहरी समझ और जिम्मेदारी का भाव विकसित करे, तो समझे कि उसके में क्या योगदान है राष्ट्र या मुल्क के उन्नति की ओर, भावों से समझे उस विचारों को। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े, अगले माते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको समझिए। पर्यावरण अध्ययन के अनेक विषयों का एकीकृत रूप है, कैसे व्याख्या करिए। अनेक विषयों का एकीकृत रूप, इसके अंदर बहुत सारा विषय है, पर्यावरण विज्ञान भी है, पर्यावरण परिवेश भी है, पर्यावरण प्राकृतिक भी है, पर्यावरण अध्ययन, सब इसी में आता है। सब पर्यावरण से जुड़ा हुआ तमाम चीज को क्या करेगा, पर्यावरण अध्ययन जो है जोड़ के चलता है, सबको समाहित कर लेता है, इसलिए क्या कहा गया, इसको एकीकृत कहा गया, एकीकरण का रूप है ये। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस कोई एक स्वतंत्र या एकल विषय नहीं है ये, बल्कि यह ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का एक क्या है, सुंदर और एकीकृत रूप है, इंटीग्रेटेड फॉर्म है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से छोटे बच्चे अपने आसपास की दुनिया को अलग अलग विषयों जैसे कि विज्ञान, इतिहास, भूगोल के खांचे में बांट करके नहीं देखते। ये नहीं समझना है कि इतिहास अलग है, भूगोल अलग है, और कहेंगे जिसे आपका विज्ञान अलग है, नहीं नहीं, सब एक ही जगह है, सभी को पर्यावरण ने रखा है। पर्यावरण जो ईवीएस वो सभी को समेट के रखा है पर्यावरण अध्ययन के ढांचे में। वे परिवेश को एक समग्र होलिस्टिक रूप में अनुभव करते हैं। वो वातावरण में अगर कोई बच्चा सबको एक जगह ही आगे अनुभव करता है, तो फिर हम आप कौन होते हैं उसको अलग अलग करने वाले। हम आप भी क्या करेंगे, उसको एकीकृत रूप से अनुभव कराएंगे। इसी मनोवैज्ञानिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन को अनेक विषयों का एकीकृत रूप बनाया जाता है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। आइए, पहला, विज्ञान का समावेश, साइंस समावेश कैसे करेगा। पर्यावरण अध्ययन में जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान को मूलभूत तत्व शामिल होते हैं। सभी क्या होता है, मूलभूत तत्व शामिल होते हैं। जब बच्चे अपने आसपास के पेड़ पौधे, जानवरों के जीवन चक्र, पानी के वाष्पीकरण,
मौसम परिवर्तन या मानव शरीर के अंगों के बारे में सीखते हैं तो मूलतः क्या करते हैं, वैज्ञानिक अवधारणाओं को ही समझ रहे होंगे कि वो वैज्ञानिक अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा, कैसे वो अपने अगल बगल में जो जीव जंतु रहते हैं, पानी वाष्पीकरण होता है, मौसम परिवर्तन होता है, मानव के शरीर के अंगों के बारे में सीखना, सब क्या है, बायोलॉजी, फिजिक्स, बहुत आगे रसायन, यही सब तो है। ये क्या साइंस नहीं है, ये साइंस है। सामाजिक विज्ञान का एकीकरण कैसे करते हैं बच्चे अपने जीवन में, ईवीएस में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्रों के भी कई महत्वपूर्ण अंश समाहित है। पर्यावरण की संरचना, पड़ोस, गांव शहर की बनावट, दिशाओं का ज्ञान, मानचित्र पढ़ना और यातायात के साधन भूगोल समाजशास्त्र का हिस्सा है। वही पुराने समय में रहन सहन और ऐतिहासिक इमारतों की चर्चा इतिहास सब कहीं ना कहीं जीवन में है। आप उसको बस अलग से पढ़ना नहीं है, उसको जोड़ना है। अलग से पढ़ाना या पढ़ना नहीं, उसको जोड़ना है बच्चों को जीवन से जुड़ा हुआ जो भी उसके साथ में घटित होती है घटनाएं। पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, मिट्टी का संरक्षण, प्रदूषण के कारण और भाव तथा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बीच संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है, जो इसे सीधे तौर पर पर्यावरण विज्ञान से क्या करती है, जोड़ती है। और इसे जुड़ने से क्या होता है, बच्चा अपना जो भी जीवन में अगल बगल की जो वस्तुएं होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसे संतुलन बना के रखता है जीवन में। अगला है भाषा और गणित से जुड़ाव कैसा होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई अलग किताब नहीं होती है। बच्चों को उनके आसपास का ज्ञान, कविताएं, कहानियां और गिनती, आकृतियों, गणित के माध्यम से क्या होता है, प्राकृतिक रूप में दिया जाता है और बच्चा सीखता है उसका। निष्कर्ष क्या समझिए, पर्यावरण अध्ययन विभिन्न विषयों के बीच की कृत्रिम दीवारों को तोड़कर एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मतलब बैरियर जो है समाज में और बच्चों के समझ में, उसको तोड़ता है। यह विज्ञान के तर्कों, सामाजिक विज्ञान की समझ, पर्यावरण शिक्षा की संवेदनशीलता का एक अनूठा संगम है। इस एकीकृत रूप का सबसे बड़ा लाभ कहाँ मिलता है, यह है कि यह बच्चों को उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ता है और उन्हें अपने संपूर्ण परिवेश को एक पूर्ण और वास्तविक इकाइयों के रूप में समझने से अत्यधिक सहायता प्रदान करता है। कौन, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस। उसके जीवन से भी जोड़ना, आगे सिखाना भी बच्चों को। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो आप सीखते हैं ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो नहीं है यहाँ पे सीसीई है, यानी कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन करेगा। ये क्या कहता है समझिए, बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में यह कैसे सहायक सिद्ध होता है, ये कैसे बेनिफिशियल है, इस बातों को साबित करना। आइए पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है समझिए। सीसीई शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की एक आधुनिक क्या है और बाल केंद्रित प्रणाली है। हमेशा मूल्यांकन होना एक मॉडर्न चीज है, होना भी चाहिए। आप हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति के साथ अवलोकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, और ये बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 8T के तहत प्रमुखता से लागू किया गया था। यह प्रणाली दो मुख्य शब्दों से मिलकर बनती है, सतत और व्यापक, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव। इसका अर्थ तथा सतत का मतलब कि बच्चों का मूल्यांकन साल के अंत में केवल एक बार परीक्षा लेकर के नहीं किया जा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार चलेगा। कक्षा कार्य, प्रोजेक्ट, चर्चा, अवलोकन के माध्यम से होना चाहिए। इसका अर्थ है कि केवल बच्चों के किताबी ज्ञान, शैक्षिक पक्ष का ही आकलन ना हो, बल्कि उनके समग्र क्या विकास जैसे खेल कूद, कला, व्यवहार, जीवन कौशल और सह शैक्षिक गतिविधि, ये सब पर भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे जीवन से के साथ साथ में अपनी समाज से भी जुड़ पाए और अपने जीवन को आने वाला कल बेहतर बना पाए। उसके लिए सर्वांगीण विकास की बहुत अति आवश्यक जरूरी होता है। तो ये सबसे वाकिफ रखेंगे बच्चों को और सिखाएंगे। आइए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सीसीई का उपयोगिता एवं सहायता क्या है समझिएगा, कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है उसमें क्या क्या जरूरत है, इसे तो समझिएगा। परीक्षा का भय मुक्ति करना, सीसीई बच्चों ने के मन में साल में अंत में होने वाली पारंपरिक परीक्षाओं का डर है, भारी तनाव का काफी हद तक कम कर देगा। लगातार छोटे छोटे आकलनों के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। एक बार फाइनल हम नहीं लेंगे आकलन कि साल के लास्ट में टेस्ट दीजिएगा, नहीं नहीं,
छोटा छोटा टेस्ट लेते रहेंगे बीच बीच में, उसी से आकलन पता चलते रहेगा, बच्चा बेहतर सीखते रहेगा। चलिए, कमियों की करेंगे त्वरित पहचान। निंदनात्मक शिक्षण, शिक्षण लगातार मूल्यांकन के कारण यह तुरंत जान पाते हैं कि बच्चे को कहां समझने में कठिनाई हो रही है। इससे शिक्षक समय रहते उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडिकल टीचिंग देकर उन शिक्षण कमियों को क्या करते हैं, दूर कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, बच्चों में सर्वांगीण विकास आए, क्योंकि इसमें शैक्षिक के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियां, खेल, कला, नेतृत्व, सामाजिक कौशल का भी मूल्यांकन होता है। इसलिए हर बच्चे को अपनी छिपी हुई विशेष प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने और निखारने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, ताकि बच्चा इसको समझ सके, सर्वांगीण विकास ला पाए। शिक्षण विधियों में सुधार, सीसीई केवल बच्चों का तर्क नहीं, सीसीई केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि शिक्षक के स्वयं का कार्य का भी एक फीडबैक होता है। इसके परिणामों के स्वयं के कार्य का फीडबैक मतलब टीचर खुद भी जान पाएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना बेहतर है, बच्चा कितना अच्छा समझ रहा है। आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों और रणनीतियों में आवश्यकता अनुसार सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जहां भी लगेगा आपको चेंज करने का बारी आए, वहां चेंज करिए। अवलोकन बच्चे के लिए नहीं होता, अवलोकन शिक्षक के लिए होता है, ताकि शिक्षक जान पाए कि अवलोकन करने के बाद बच्चों में क्या कमियां रह जाए। निष्कर्ष में आइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई शिक्षा प्रणाली में एक उपचारात्मक सकारात्मक उपकरण है। यह बच्चों को केवल रटकर पास होने की अंधी होड़ से बाहर निकाल कर उनके वास्तविक सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और सीखने सिखाने की प्रक्रिया तनाव मुक्त हो, रुचिकर हो, उद्देश्यपूर्ण हो और पूर्णतः जीवनोपयोगी बन सके बच्चा। अगला कार्य क्वेश्चन नंबर 6 पर, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों का प्रकाश डालें। कि पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में बताइए। आइए, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है। मूल्यांकन मतलब हमेशा इवोल्यूशन होते रहना चाहिए। अब ये नहीं कि आप लास्ट में जाके 6 महीना में साल भर में परीक्षा लेंगे, नहीं। आइए, पर्यावरण अध्ययन ईबीएस में मूल्यांकन का अर्थ केवल बच्चों की लिखित परीक्षा लेना या उनके अंक या ग्रेड देना बिल्कुल नहीं। ऐसा मूल्यांकन नहीं होता है कि हम परीक्षा लेंगे, आपको ग्रेड देंगे और उससे आप पास करेंगे या फेल करेंगे ना, ऐसा नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना कि बच्चे ने अपने आसपास के परिवेश को कितना समझा और उसमें प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण के प्रति कितनी संवेदनशीलता विकसित है। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं? ये जरूरी नहीं है कि मूल्यांकन का मतलब होता है हमेशा बच्चे को टेस्ट ही लेंगे, नंबर ही देंगे, ऐसा नहीं होता। ज्ञान और समझ का वास्तविक आकलन होना। मूल्यांकन का पहला उद्देश्य यह जांचना कि बच्चे ने पर्यावरणीय अवधारणा जैसे कि जल चक्र, प्रदूषण के कारण, संसाधनों का महत्व को केवल रटा या वास्तव में उन्हें गहराई से समझा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैज्ञानिक कौशलों के विकास की जांच, पर्यावरण अध्ययन के अवलोकन करना, चीजों को पहचानना, वर्गीकरण करना, प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना जैसे वैज्ञानिक कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन यह मापता है कि बच्चे में इन कौशलों का क्या हो रहा है, कितना विकास हुआ है, और इससे फायदा टीचर को होता है छात्र से ज्यादा। दृष्टिकोण और संवेदनशीलता मापन, यह ईबीएस मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक यह जानना, यह क्या करता है, जांचता है, जांचना चाहता है कि यह क्या बच्चा पेड़ पौधे, क्योंकि बच्चा पेड़ पौधों, जानवर हो, जल संरक्षण और अपने आस पड़ोस में की सफाई के प्रति संवेदनशील हुआ या नहीं, प्रकृति से कितना वाकिफ है, वो अपने दिल तक वो चीज उतार पाता है कि नहीं। पर्यावरण का मतलब है कि हम आसपास के जो परिवेश है उससे जुड़ पाए, समझ पाए, तो उसका संवेदनशीलता कितना आगे हुआ है, वो किस दृष्टिकोण से बच्चा है, कैसे बातें कर रहा है, इसे समझना। शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का पता लगाना। मूल्यांकन केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि शिक्षक का भी होता है, और शिक्षक वही मूल्यांकन के तहत देख पाते हैं वो कितना % सीखा है। परिणामों से शिक्षक को यह फीडबैक मिलता है कि उसकी शिक्षण विधियां जैसे कि भ्रमण, कहानी, प्रोजेक्ट कितनी सफल रही और भविष्य में उनके क्या सुधार आने की आवश्यकता है, और कैसा आपका पढ़ाया हुआ बच्चा क्या सीखा, कितना सीखा,
ये सब भी आप जांच पाते हैं अवलोकन के तहत। अवलोकन में बच्चा का जो नंबर आता है वो केवल बच्चा का ही नहीं रहता है, उससे आपको टीचर को भी पता चलता है कि हम कितना सिखाएं। आगे निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य बहुत अच्छा है। निदान निकालने वाला, इसे क्या कहते हैं? रेमेडिकल टीचिंग। बच्चों को इकोसिस्टम या पर्यावरण के किसी अवधारणा को समझने में कहाँ कठिनाइयां आ रही है, वो निदान है। जहां कठिनाई आएगा उसको हम बताएंगे, वो निदान है। इसका पता मूल्यांकन से चलता है, खास करके कि बच्चा का दिक्कत कहाँ आ रहा। जब तक टेस्ट नहीं लेंगे तो जांचेंगे कैसे आपको दिक्कत कहाँ है? आपको पूछेंगे समझ में आ गया, आप कहेंगे यस सर, उसे कैसे पता चलेगा? मुझे टेस्ट से ही ना पता चलेगा। उसके बाद शिक्षक उपचारात्मक कक्षा रिमेडिकल टीचिंग लगाते हैं, जहां जहां गलती हुआ उसको सुधारेंगे, चलाकर उस कमियों को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। इससे क्या था? रिमेडिकल टीचिंग से बच्चा जल्दी सीखता भी है। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जो बाल केंद्रित हो या बच्चों को रटने की जो प्रवृत्ति होती है से दूर ले जाकर के उसे सर्वांगीण विकास के लिए क्या करता है? उसको वाकिफ करेगा, जोड़ेगा समाज के परिवेश से। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक को मापता है। इसका अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा बच्चे को एक जिम्मेदार, जागरूक, पर्यावरणीय प्रेमी कि नागरिक बना रही है या नहीं बना रही है, इसको जोड़ना, इसे वाकिफ करना, इससे उसको जोड़ना। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के क्रम में आने वाले चुनौतियों पर प्रकाश डालें कि क्या क्या आपको चुनौती आता है। जब पर्यावरण में सतत और कंटिन्यूअसली मेहनत होता है तो क्या क्या आपको चुनौतियां आती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है, यद्यपि एक बहुत ही वैज्ञानिक और कार्य की बाल केंद्रित प्रगतिशील प्रणाली है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन EVS की बात करें के संदर्भ में इसे जमीनी स्तर पर, जो जमीनी स्तर होता है ना, उस पर भारतीय और विशेष करके बिहार के विद्यालय में लागू करने के में शिक्षकों को कई व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित। क्या चुनौतियां होता है शिक्षकों को शामिल करने का? कि पर्यावरण अध्ययन में जब बच्चों को बाहरी परिवेश से जोड़ना होता है, उसको भ्रमण पे ले जाना होता है, उसको तरह तरह के चीजों से वाकिफ कराना होता है, तो चुनौती तो होता ही होता है जीवन। आगे पहला, इसमें क्या क्या है? क्या कि लागू करने में शिक्षकों को कई व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित है। क्या क्या है? चलिए देखिए। पहला, कक्षा में छात्रों को अधिक संख्या, छात्र अगर अधिक है, टीचर कम है, तो मुश्किल है, चुनौती है। बिहार के कई प्राथमिक विद्यालय में एक ही कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, 50 से 60 या उससे भी क्या अधिक होते हैं, जबकि होना कितना चाहिए? 1:30, 1 से लेकर 30 प्राथमिक स्कूल में। मध्य स्कूल में कितना? 1 से लेकर 35। लेकिन यहाँ क्या है? 50-60 वो उसको चाहिए प्राथमिक में, वो भी। इतनी बड़ी कक्षा में प्रत्येक बच्चे का सतत और लगातार व्यक्तिगत अवलोकन करना, उसकी पर्यावरणीय गतिविधियों का व्यापक रिकॉर्ड रखना एक शिक्षक के लिए क्या होता है? अत्यंत कठिन कार्य है। अत्यंत कठिन कार्य, शिक्षक से इतना नहीं हो पाता है। शिक्षकों में उचित परीक्षण का अभाव, टीचर में क्या आता है? वेल एजुकेटेड टीचर नहीं है, वेल ट्रेन टीचर नहीं है, प्रशिक्षण का अभाव रहता है। CCE प्रणाली केवल कॉपी किताब जांचने तक सीमित नहीं है। आपको अभी सिखा दिए, आप एग्जाम बना देते हैं, नंबर आ जाता है, बात खत्म, जीवन उतार नहीं पाए आप इसको। इसमें बच्चे की संवेदनशीलता, दृष्टिकोण और व्यवहार का भी क्या था? आकलन करना पड़ता है। कई शिक्षकों के पास EVS की शैक्षिक गतिविधियों का मनोवैज्ञानिक आकलन करने के लिए पर्याप्त क्या होता है? व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं होता है। आप उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग मिला भी है, केवल किताबों तक सीमित है, पढ़े भी हैं लेकिन उसको जीवन में नहीं उतार पाए हैं। ऐसे शिक्षक की कमी होता है। इससे क्या होता है? बच्चे पर्यावरण से नहीं जुड़ पाते हैं। बिहार में सबसे बड़ी यही कमी है। समय की कमी और कागजी कार्रवाई का बोझ, हमेशा समय की कमी होना, कागजी कार्रवाई का बोझ। कागजी कार्रवाई में होते हैं ऑफिशियल वर्क। सतत मूल्यांकन में बच्चों के पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट और उनके प्रकारों के रिकॉर्ड रजिस्टर, ग्रीटिंग शीट बनाए रखने पड़ते हैं। इस अत्यधिक कागजी कार्रवाई के कारण शिक्षक बहुत करेंगे सारा समय सिर्फ डेटा भरने में चला जाता है, जिसके वास्तविक शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। सब दिन बैठ के ऑफिशियल काम करेंगे डेटा भरने का, तो कब पढ़ाएंगे? इसलिए ऑफिशियल काम थोड़ा सा कम होना चाहिए और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिपरता और पूर्वाग्रह कैसा होना चाहिए?
विज्ञान या गणित की वस्तुनिष्ठ उत्तर जांचना आसान है, लेकिन ईवीएस में बच्चे की संवेदनशीलता या अवलोकन क्षमता का आकलन कैसे किया जाए, इसमें शिक्षक की व्यक्तिगत राय, पूर्वाग्रह शामिल होने का खतरा रहता है। इससे क्या होता है, मूल्यांकन की विश्वसनीयता कम हो जाती है। कि आपको टीचर अगर जब भी कभी जांचना चाहता है, गौर करें, उत्तर जांचना आसान है, लेकिन ईवीएस में क्या होता है कि संवेदनशीलता देखना पड़ता है कि बच्चा कितना अपना रियल लाइफ से जोड़ के लिखा है। अब रियल लाइफ से जोड़ के लिखा, नंबर नहीं दीजिएगा तो फिर उसका बदनामी होगा आपका। आकलन कैसे किया जाए, इससे शिक्षक व्यक्तिगत और राय और पूर्वाग्रह शामिल होने का खतरा ज्यादा रहता है। बच्चा कुछ न कुछ गेस करके लिख दिया होगा, जीवन से जोड़ के लिख दिया होगा, समझिए और नंबर दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा चेक करने में, टाइम दीजिए। संसाधनों और सुविधाओं की कमी होता है। सीसीई के तहत ईवीएस में बच्चों के प्रोजेक्ट वर्क, मॉडल निर्माण या क्षेत्र परिभ्रमण, जो फील्ड ट्रिप होता है, कराने की अपेक्षा की जाती है, परंतु कई ग्रामीण विद्यालय में इन गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वहां न भ्रमण करा पाते हैं, न ही आपको संसाधन सुविधा दे पाते हैं। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ज्ञान। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई पर्यावरण अध्ययन के लिए एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में आने वाली ज्यादा चुनौतियां भी गंभीर है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षक छात्र अनुपात सुधारेंगे और सुधारना चाहिए। शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण देना चाहिए, मॉडर्न टाइप का टीचिंग ट्रेनिंग दीजिए। कागजी कार्यवाही को डिजिटल व सरल बनाने के तथा विद्यालय में बुनियादी संसाधन को उपलब्ध कराने में अत्यंत आवश्यक है कि कागजी कार्रवाई कम कर दीजिए, उसको डिजिटल बना दीजिए। सीसीई का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है कि आखिर सतत और व्यापक मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है, तभी बच्चा बेहतर सीख पाएगा अपने जीवन में। आइए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चाइल्ड प्रोफाइल। चाइल्ड प्रोफाइल क्या है, पर्यावरण अध्ययन में इसका क्या महत्व होता है, चाइल्ड प्रोफाइल का, इसका क्या इंपोर्टेंस है चाइल्ड प्रोफाइल का। चाइल्ड प्रोफाइल का अर्थ समझिए। चाइल्ड प्रोफाइल बाल विकिरण का एक प्रकार का विस्तृत और क्रमबद्ध दस्तावेज का रिकॉर्ड है, जिसमें किसी विद्यालयी बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का खाका तैयार किया जाता है। इसमें बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका स्वास्थ्य रिकॉर्ड, उसकी रुचियां, आदतें, संज्ञानात्मक क्षमताएं और उसकी शैक्षिक तथा शैक्षिक प्रगति का संपूर्ण ब्यौरा दर्ज होता है। सीखने वाला शैक्षिक हो या शैक्षिक हो, खेल कूद है, दौड़ है, या किसी भी सेक्टर में बच्चा अच्छा करता हो, शैक्षिक, उस दोनों का संपूर्ण ब्यौरा दर्ज किया जाता है किसमें, कि आपको चाइल्ड प्रोफाइल में। यह बच्चे के विकास का एक जीवंत दर्पण होता है, जिसे शिक्षक द्वारा समय समय पर क्या होता है, अपडेट किया जाता है। किसको, चाइल्ड प्रोफाइल को। शिक्षक इसको अपडेट करेंगे, नया नया चीज को उसमें जोड़ेंगे और फिर आगे बच्चों को अगले पीरियड में जाने पर उसको और आगे अपडेट कर देंगे। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में चाइल्ड प्रोफाइल का महत्व क्या क्या है। पहला, बच्चे के स्थानीय परिवेश की जानकारी मिलेगा चाइल्ड प्रोफाइल से। ईवीएस बच्चे के परिवेश से जुड़ा विषय चाइल्ड प्रोफाइल के माध्यम से शिक्षक यह जान पाता है कि बच्चा किस सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि, गांव, शहर या नदी किनारे से आता है। इससे शिक्षक को पर्यावरण का उदाहरण हो और बच्चे के निजी जीवन से जोड़ने में मदद मिलती है। उसको निजी जीवन से जोड़ पाएंगे पर्यावरण को उदाहरण दे करके। व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान, हर बच्चा अलग ढंग से सीखता है। प्रोफाइल की मदद से शिक्षक यह समझ पाता है कि कौन सा बच्चा प्रकृति में ज्यादा रुचि लेता है, किसे जानवरों से डर लगता है और किसे चित्र बनाने के माध्यम से पर्यावरण बेहतर समझा जा सकता है। ये समझिएगा कौन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं से टीचर पहचान पाते हैं। व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन का क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। ईवीएस का लक्ष्य संवेदनशीलता, प्रोफाइल में दर्ज करेगी टिप्पणियों से शिक्षक का ये ट्रैक कर सकता है कि शिक्षण के बाद बच्चे के व्यवहार में क्या बदलाव आया। पहले आपने सिखाया था, उससे पहले बच्चा कैसा था, सिखाने के बाद कैसा हुआ, ये बदलाव लाना ट्रैकिंग कराता है। जैसे क्या उसने अब पानी बर्बाद करना बंद कर दिया, क्या वह पौधों को देखभाल करना लगा है, इस सब बदलाव आता है ईवीएस पढ़ने के बाद। इसको भी टीचर ट्रैक करके देखता है, जांचता है कि बच्चा सही में सीखा, ईवीएस उसके दिल तक गया कि दिमाग तक ही रह गया। समझे।
सटीक शिक्षण योजना, लेसन प्लानिंग का निर्माण। जब शिक्षक को कक्षा के सभी बच्चों की पृष्ठभूमि और रुचियों का पता होता है तो वह उसी अनुकूल प्रभावी प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, समूह गतिविधियों की योजना बना सकता है। जिससे क्या होता है, लेसन प्लानिंग करके बच्चों को आप पहले प्रोजेक्ट बना लीजिए और उसी हिसाब से बच्चों को प्रोजेक्ट पर ले जाइए, भ्रमण पे ले जाइए और उसी को सिखाइए। फिर भ्रमण पे जाने के बाद आने पर अवलोकन करिए कि उसने क्या सीखा। अभिभावकों के साथ सार्थक संवाद करना, पेरेंट्स मीटिंग होना। पेरेंट मीटिंग पीटीएम में शिक्षक इस प्रोफाइल का उपयोग करके अभिभावकों को उनके बच्चे की पर्यावरणीय जागरूकता और समग्र विकास की स्पष्ट और तथागतात्मक जानकारी दे सके, ताकि वो क्या होता कि बच्चा अभी खाली पेरेंट्स मीटिंग में शिकायत नहीं करना चाहिए। तो शिकायत करेंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब बच्चे के पॉजिटिव के भी बताइए, निगेटिव के साथ साथ। आइए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में चाइल्ड प्रोफाइल मात्र एक कागजी रिकॉर्ड नहीं है, इसे आप पोर्टफोलियो कहते हैं, बल्कि यह एक अत्यंत उपयोगी मनोवैज्ञानिक उपकरण है। यह शिक्षक को बच्चे के मस्तिष्क, उसकी दुनिया के भीतर झांकने का अवसर देता है कि आप देखिए कि दुनिया में बच्चा अभी तक क्या सीखा है और कितना और बेहतर कर सकता है। इसको दोनों का तुलना करके उसको सिखाइए, जिससे शिक्षक एक रक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। वे बच्चे को उसके पर्यावरण के साथ साथ क्या करते हैं, एक स्वस्थ और समाधात्मक संबंध बनाने में पूरी सहायता कर पाते हैं कि वो बच्चा जो पर्यावरण से संबंध बनाना चाहता है, जानना चाहता है, आप उसका मददगार हो, आप क्या हो, मार्गदर्शक हो। इसका काम क्या करना चाहिए, टीचर की भूमिका। टीचर की भूमिका कैसा होगा, मार्गदर्शक, मददगार की तरह होगा। डायग्राम बना लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, इसके गुण तथा परिसीमाओं को लिखे समझे। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, समझिए इसको। परियोजना विधि शिक्षण की एक अत्यंत आधुनिक और बाल केंद्रित विधि है, जिसके जनक प्रसिद्ध शिक्षाविद विलियम किलपैट्रिक माने जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में परियोजना एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश में रह करके अपनी इच्छा और सहयोग से पूरा करते हैं। इसमें बच्चे किसी समस्या का चुनाव करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। जैसे कि गांव में जल जमाव का कारणों का अध्ययन करना या कचरा प्रबंधन का मॉडल बनाना, ये सब क्या होता है, लोकल चीजों के बारे में समझ रखना बच्चों को। परियोजना विधि का गुण क्या है सर, करके सीखना। पहला, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में बच्चे निष्क्रिय श्रोता नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयं कार्य करके सीखते हैं। अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अस्थायी, परमानेंट और बहुत स्पष्ट ज्ञान होता है, और बच्चा एक्सपीरियंस से सीखता है, तो अच्छी बात है। वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण का विकास, ये भी होता है बहुत अच्छा, कि बच्चे स्वयं समस्या को पहचानते हैं और उसका डेटा इकट्ठा करके निष्कर्ष निकालते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उसका डेटा निकालना, फिर उसके बारे में निष्कर्ष देना, जिससे उनमें अवलोकन और अन्वेषण जैसे वैज्ञानिक कौशलों का तीव्र विकास होता है। सामाजिक भावना कैसा होता है, टीम वर्क का विकास। चूंकि प्रोजेक्ट अक्सर समूह में किए जाते हैं, इसलिए बच्चों में आपसी सहयोग, नेतृत्व, विचारों का आदान प्रदान, सहिष्णुता जैसी सामाजिक भावनाएं विकसित होती है, होना भी चाहिए। अगला माई, वास्तविक जीवन से जुड़ाव। इसमें चुनी गई समस्याएं रटी रटाई नहीं होती है, बल्कि समाज और पर्यावरण की वास्तविक समस्याएं होती है, जो बच्चों को सीधे दुनिया से क्या करती है, जोड़ती है। ये वास्तविक जीवन से जुड़ाव बहुत बड़ा चीज है आज के समय में। रियल लाइफ से बच्चों को जोड़ के चलिए, ये नहीं कि बस आप उसको सिखा रहे हैं, वो केवल दिमाग तक रह रहा है। परियोजना विधि का परिसीमाएं क्या है, समझिएगा। अधिक समय की खपत होना, किसी भी परियोजना को चुनने, डेटा इकट्ठा करने और उसे पूरा करने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए केवल इस विधि को पूरा ईबीएस पाठ्यक्रम समय पर समाप्त करना असंभव होता है। अत्यधिक खर्चीली प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए सामग्री, चार्ट, मॉडल, परिवहन आदि आवश्यकता होती है, जो कई बार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों या स्कूलों के लिए क्या है,
संभव नहीं हो पाता है कि अगर ज्यादा अत्यधिक खर्चीला रहेंगे, खूब एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगाएंगे, तो स्कूल में उतना बजट नहीं होता है, स्कूल का उतना बजट नहीं होता है जो आप कर पाए। इसलिए क्या करिए, थोड़ा कम ही। कुशल शिक्षकों की आवश्यकता, इस विधि को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अत्यंत प्रशिक्षित, उत्साही और धैर्यवान शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो हर कदम पर बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सके, सभी बच्चों को सही रास्ता दिखाए। निष्कर्ष भाई, परियोजना विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की एक सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि यह बच्चों को किताबी दुनिया से बाहर निकाल करके समाज की वास्तविक चुनौतियों को रूबरू क्या कराएगा, रूबरू कराती है। यद्यपि इसमें समय, धन की चुनौतियां हैं, फिर भी यदि शिक्षक इसे अन्य विधियों से साथ मिलाकर के संतुलित रूप से प्रयोग करे, तो यह बच्चों के स्वतंत्र चिंतन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित करने में क्या होता है, मील का पत्थर साबित होता है, एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। ठीक, तो बच्चों को जो पारस्परिक चुनौतियां होती है जीवन में, उससे रूबरू कराइए। रूबरू कराना एक बहुत अच्छी चीज होता है, ताकि बच्चा ये समझ पाए उसका जीवन और उसका पर्यावरण दोनों में क्या, दोनों में समन्वय हो पाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते रहो। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में क्षेत्र परिभ्रमण, फील्ड ट्रिप, एक्सक्लूजन विधि के गुण एवं उसके परिसीमाओं का चर्चा करिए। फील्ड ट्रिप कराना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा सच्चाई से क्या होता है, वाकिफ होता है। वैसे आप किताबों में पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, गुड गुड, लेकिन आप उसको फील्ड ट्रिप करा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप उसको फील्ड ट्रिप कराने के समय ये ध्यान में रखते हैं कि बच्चा कितना अपने परिवेश से जुड़ पाता है। अगर वो जैसे देखा किताबों में जानवरों को और चिड़ियाघर में जाके देखेगा, दोनों में ज्यादा किसने सीखेगा, जब चिड़ियाघर में जाके देखेगा। उसने फसल के बारे में किताबों में पढ़ा, खेत में जाके सीखेगा, ज्यादा सीखेगा। जैसे आप लोग अभी बच्चों को पढ़ाने का कला किताबों पर पढ़ते हैं, कहीं जब स्कूल में जाके पढ़ाते हैं तो ज्यादा सीखते हैं लेसन प्लान। तो ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि बच्चों को ज्यादा वाकिफ करना, कि जाकर के वो एक बार भ्रमण करे, फील्ड ट्रिप। क्षेत्र परिभ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप, पर्यावरण अध्ययन मूल रूप से हमारे आसपास के परिवेश का अध्ययन है, जिसे कक्षा की चार दीवारी के अंदर पूरी तरह से नहीं सीखा जा सकता। कक्षा की चार दीवारी के अंदर ही हमेशा नहीं सीखेगा बच्चा। क्षेत्र परिभ्रमण विधि का अर्थ है बच्चों को विद्यालय से बाहर किसी वास्तविक स्थान, जैसे कि चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, ऐतिहासिक स्मारक, खेत, फैक्ट्री, किसी स्थानीय नदी पर ले जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से शिक्षा देना, यह सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से देने में सबसे सशक्त विधि होती है। क्षेत्र परिभ्रमण विधि के गुण क्या है समझिएगा। प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, किताब में बरगद के पेड़ या बाग के बारे में पढ़ने पर उसे अपनी आंखों के सामने देखने में मजबूत बहुत अंतर है। प्रत्यक्ष दर्शन से बच्चों की अवधारणाएं स्पष्ट होती है और ज्ञान हमेशा के लिए क्या होता है, मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, दिमाग में बन जाता है कि हाँ ये ऐसे होता है, देखता है, वाकिफ हो जाता है उस चीज से। निरसता का अंत होता है, रोचकता आती है उसमें, जो निरसपन होता है उसका अंत हो जाता है, इंटरेस्टिंग बच्चा बढ़ता है। इंटरेस्टिंग समझते हैं ना, रुचि आता है उसको कि भाई हम और सीखेंगे बेहतर। योजना एक ही कक्षा में बैठ करके पढ़ने से रोजाना अगर एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ता है तो बच्चा बोर महसूस करता है। क्या करता है, एक रसता, मोनोटोनी आती है। परिभ्रमण उसे क्या आता है, तोड़ता है। बाहर जाने के नाम से ही बच्चे क्या उत्साहित होते हैं, सीखने की प्रक्रिया आनंददायी बन जाता है। जहां उत्साह है वहां सीखने की प्रक्रिया आनंददायी होगा ही होगा। जहां उत्साह है वहां सीखने की प्रक्रिया आनंददायी तो होगा ही होगा। अवलोकन क्षमता का तीव्र विकास, ऑब्जर्वेशन बहुत काज होता है। बच्चा असेसमेंट बहुत अच्छा करेगा, जल्दी सीख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा बातों को, कब जब फील्ड ट्रिप पर जाता है। खुले परिवेश में बच्चे स्वयं प्रकृति की चीजों को, सूक्ष्मता को देखते हैं, रंग, रूप, आकार और व्यवहार का अवलोकन करते हैं तथा शिक्षक से तुरंत ढेरों सवाल पूछते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा शांत होती है। सामाजिक और सहयोगात्मक कौशल कैसा है, बस या ट्रेन के साथ साथ यात्रा करने या साथ खाना खाने, एक दूसरे का मदद करने में, तो बच्चे में क्या होता है, सामूहिक और अनुशासन और सामाजिक का विकास होता है। इससे बच्चों में क्या होता है, सबका विकास होता है, बेहतर होता है। क्षेत्र परिभ्रमण विधि की परिसीमाएं क्या होता है, लिमिटेशन क्या है इसकी लिमिटेशन समझिए। क्षेत्र परिभ्रमण विधि का सुरक्षा और अनुशासन की चुनौती, पहली बात
बच्चों को स्कूल से बाहर जाना जोखिम भरा होता है। भाई एक आप एक बच्चा है, तो अगर कोई कांड हो जाएगा तो जिम्मेदार आप ही होइएगा, इसलिए सुरक्षा का पुरजोर ध्यान रखिएगा। सड़क पार करना, जानवरों के पास जाना, पानी के पास जाने में दुर्घटना का डर रहता है, इसलिए कड़ी निगरानी आवश्यकता होती है, ये सब ध्यान रखें। जटिल पूर्व योजना और समय परिभ्रमण अचानक नहीं कराया जा सकता है, इसके लिए विभाग से अनुमति, वाहनों की व्यवस्था, अभिभावकों से सहमति, विस्तृत पूर्व योजना आवश्यक होती है, जो शिक्षकों के लिए थकाऊ होती है, बड़ी बोरिंग टाइप का हुई होगा। अब आपको बहुत ही परेशान वाला भी चीज लगेगा कि भाई भ्रमण पर ले जाएंगे, रिस्क है मेरा, अगर आप ले गए प्रयास बच्चा का तो सुरक्षित भी जाना चाहिए, सुरक्षित आना भी चाहिए। रिस्क किसका रहता है? टीचर के पास। आर्थिक बाधाएं क्या है? बाहर जाने और परिवार में धन खर्च होता है, जो सभी बच्चों या सामान्य सरकारी विद्यालयों के लिए वहन करना मुश्किल हो जाता है, पैसा ज्यादा लगता है भाई। आइए निष्कर्ष समझिए। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र परिवारों विधि प्रकृति को उसकी वास्तविक प्रयोगशाला में समझने का सबसे बेहतरीन साधन है। यद्यपि इसमें सुरक्षा, समय, धन की जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं, परंतु यदि शिक्षक पूरी सावधानी और सुनियोजित तरीके से इसे आयोजित करे तो बच्चों को जो व्यवहारिक ज्ञान खुशी प्राप्त होती है वह किसी भी पाठ्य पुस्तक से कई गुना अधिक मूल्यवान और जीवन पर्यंत याद रखने वाली होती है ये। और होना भी चाहिए कि अगर वो जाता परिभ्रमण पे तो कहीं बेहतर वो सीख के आता है। चलिए, तो आज की इस क्लास में आपको हम 10 क्वेश्चन करा दिए और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के फिर आगे 20 तक का आप पार्ट 2 वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको हम 1 से 10 कराएंगे और फिर अगले वीडियो में 11 से 20 करा देंगे। इस 20 क्वेश्चन में से निश्चित है आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन निश्चित लड़ जाएगा। 5 क्वेश्चन पूछता ही है शॉर्ट में, 1 क्वेश्चन लॉन्ग में, 6 का 6 क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। इतना आप पढ़ लीजिए, गेस्ट पर आप जरूर पढ़े होंगे। और सेकेंड ईयर का बैचेस आप लोग का आ रहा है, कब से? 16 तारीख से उसका एडमिशन स्टार्ट हो गया है और आप लोग के लिए विशेष छूट भी दिया गया है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हुए थे उनके लिए विशेष छूट है, तो आप एग्जाम दे लीजिए 7 तारीख को और एडमिशन लेकर क्लास शुरू करिए 16 तारीख से, ठीक ना? तो चलिए, तो फिल्म त्यागे नेक्स्ट वीडियो में आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मिशन सिलेक्शन अड्डा की परिवार से ज्वाइन कर जाए। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।